हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो इस साल का एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम हाल ही में पेश किए गए यूनियन बजट 2026-27 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। डेफिनेटली आने वाली जो भी एग्जाम्स है वहां पर आपको इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो मैं 30 क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, इन्हीं 30 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हर क्वेश्चन को हम सॉल्व तो करेंगे सही, और डिटेल में उस पर चर्चा भी करेंगे। इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम एक ओवरव्यू डिस्कस करते हैं यूनियन बजट 2026-27 को लेकर। देन फिर 30 जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, एमसीक्यू निकाले हैं, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बार इतिहास रचा है। उन्होंने लगातार अपना 9th कॉन्सेक्यूटिव बजट पेश किया। जी हाँ, लगातार 9वीं बार। ये अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब यूनियन बजट को संडे के दिन पेश किया गया। इससे पहले यह कारनामा साल 1999 में यशवंत सिन्हा जी ने किया था। बात करें इस बजट की, तो इस बार की बजट स्पीच लगभग 83 मिनट्स की रही, जिसमें देश की इकोनॉमी के हर सेक्टर को गहराई से टच किया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पहला बजट है जिसे कर्तव्य भवन में तैयार किया गया। सरकार ने इस पूरे बजट को दिशा देने के लिए 3 कर्तव्य यानी 3 मुख्य कर्तव्य बताए हैं। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना और उसे सस्टेन करना। दूसरा, देश के युवाओं और आम लोगों की एस्पिरेशंस यानी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा और सबसे अहम, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को ग्राउंड लेवल पर हकीकत बनाना। यानी विजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सरकार को ग्रोथ भी चाहिए और समाज के हर वर्ग की इंक्लूसिवनेस भी। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार ने कुल 53.5 लाख करोड़ का बजट रखा है। कितना? 53.5 लाख करोड़ रुपए का। अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो इस बार लक्ष्य लिया गया है जीडीपी का 4.3%। पिछली बार 4.5% जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट का देखिए टारगेट लिया गया था पिछले बजट में। इसको इस बजट में फिर से रिवाइज किया गया और 4.4 किया गया। पिछले वाले की बात कर रहे हैं हम। और इस बार फिस्कल डेफिसिट का जो लक्ष्य लिया गया वो 4.3 का लिया गया है। हमारी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है लगभग 7.4% का। यहाँ पर फ्रेंड्स, फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक पूरी की पूरी रफ्तार जो है 2 बड़े इंजन पर टिकी होगी। पहला है कंजम्पशन मतलब खपत, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। आसान भाषा में कहें तो जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और कंपनियां पैसा लगाएगी, तभी देश की तरक्की का पहिया घूमेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक क्विक ओवरव्यू इस बजट का। बहुत सारी ऐसी स्कीम है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं गवर्नमेंट लेकर आई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनेगा। उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो चलिए, 30 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपके लिए प्लान करे हैं जिनसे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, बजट 2026-27 में घोषित भारत विस्तार क्या है? तो भारत विस्तार मल्टीलैंग्वेज एआई बेस्ड टूल है, एक बहुभाषी एआई आधारित टूल। इसे ध्यान से समझिए क्योंकि ये किसानों के लिए एक डिजिटल गेम चेंजर साबित होने वाला है। बजट 2026-27 में सरकार ने भारत विस्तार को एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल के रूप में प्रपोज किया। आसान भाषा में कहें तो ये किसानों के लिए एक स्मार्ट डिजिटल दोस्त की तरह होगा। ये 24 घंटे उनकी मदद के लिए उपलब्ध रहेगा। इसकी खासियत क्या होगी? इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका मल्टीलिंगुअल होना है। भारत जैसे देश में जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वहां यह टूल अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में किसानों से बात करेगा और उन्हें अपनी भाषा में ही जवाब देगा। कैसे काम करेगा? इसका देखिए लक्ष्य है कि किसानों को रियल टाइम एडवाइजरी देना। मान लीजिए कि किसी किसान की फसल में कोई नया कीड़ा लग गया। अब उसे किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो बस एक फोटो क्लिक करके इस एआई टूल पर भेजेगा और तुरंत उसे दवा और इलाज का सटीक समाधान बता देगा। तो बड़ा विजन यही है कि सरकार का मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के जरिए खेती में होने वाले रिस्क को कम किया जाए और फार्म प्रोडक्टिविटी यानी फसलों की पैदावार को कई गुना बढ़ाया जाए। तो बजट 2026-27 में सरकार ने भारत विस्तार को एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल के रूप में प्रपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट 2026-27 में डिफेंस के लिए कुल एक्सपेंडिचर कितना प्रस्तावित किया गया है? तो फ्रेंड्स, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। सरकार ने इस बजट में इसे साफ तौर पर दिखाया है। सरकार ने इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है। अगर हम पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो उसकी तुलना में वहां पर 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था, जो कि इस बार हमको बढ़ता हुआ दिखता है 7.85 लाख करोड़। ये पैसा कहां पर खर्च होगा? तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सारा पैसा सिर्फ नई जो मिसाइलें होगी या फिर बंदूकें होगी या जो भी मशीनरी होगी उनको खरीदने में लगाया जाएगा,
पर ऐसा नहीं होता है। बजट 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेना के रोजमर्रा के खर्च होते हैं, जवानों की सैलरी होती है। कैपिटल आउटले नए लड़ाकू विमान, टैंक और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज खरीदना होता है। पेंशन और सिविल स्टैब्लिशमेंट, रिटायर हो चुके जवानों की पेंशन और मंत्रालय के अन्य प्रशासनिक खर्च। तो इन 3 तरीके से पैसा खर्च होता है। फोकस क्या है गवर्नमेंट का इस भारी भरकम बजट का? मिलिट्री रेडिनेंस मतलब सेना की तैयारी और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण। सरकार चाहती है कि हमारी सेना न सिर्फ संख्या में बढ़े बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लेस हो। तो यहाँ पर 7.85 लाख करोड़, तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। बजट 2026-27 में कितने नए नेशनल वाटरवेज घोषित करने का प्रस्ताव है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट के एक ऐसे माध्यम की बात कर रहे हैं जो सस्ता भी है और पर्यावरण के लिए अच्छा भी है। बजट 2026-27 में सरकार ने 20 नए नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। कितने? 20। नेशनल वाटरवेज क्या होते हैं? जैसे जमीन पर चलने के लिए नेशनल हाईवे होते हैं, वैसे ही नदियों और नहरों के अंदर जो जहाज चलने वाले रास्ते होते हैं उन्हें इनलैंड वाटर रूट्स या फिर नेशनल वाटरवेज कहा जाता है। इसका फायदा क्या होता है? सड़क या फिर रेल के मुकाबले पानी के रास्ते सामान भेजना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता होता है। इससे कार्गो ट्रांसपोर्ट, भारी सामान की ढुलाई आसान हो जाती है, प्रदूषण भी कम होता है, जिसे हम इको फ्रेंडली लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं। एग्जाम के लिए देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत का पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1। ये गंगा नदी पर बना हुआ है जो कि प्रयागराज यूपी से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। इसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है और इसे 1986 में घोषित किया गया था। तो सरकार ने बजट में 20 नए नेशनल वाटरवेज घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। कितना? 20। सी आंसर। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए सरकार द्वारा कुल एक्सपेंडिचर कितना प्रोजेक्ट किया गया है? तो फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर का सीधा मतलब होता है कि खर्च। बजट में सरकार ये बताती है कि अगले 1 साल में वह देश के विकास पर कुल कितना पैसा खर्च करने वाली है। अब हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, बजट 2026-27 के लिए सरकार ने कुल 53.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने का लक्ष्य लिया है। कितना? 53.5 लाख करोड़। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा। अगर हम पिछले सालों पर नजर डालें तो सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 में लगभग 46.5 लाख करोड़ था। 2025-26 में पिछले साल जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें बढ़कर ये 49.6 लाख करोड़ हुआ, लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास। और अब 2026-27 में जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें सरकार 53.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंड्स, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड हमारे देश के छोटे उद्योगों की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, यानी आत्मनिर्भर भारत फंड। इस फंड की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे उद्योग और एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को रिस्क कैपिटल या फिर इक्विटी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। इक्विटी सपोर्ट क्या है? मान लीजिए कि एक छोटी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन उसे अपना बिजनेस फैलाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तब सरकार जो है इस फंड के जरिए उस कंपनी में पैसा लगाकर उसकी हिस्सेदार बन जाती है। इसे ही इक्विटी सपोर्ट कहते हैं, जिससे बिजनेस बिना कर्ज के बोझ के बढ़ सके। बजट 2026-27 का बड़ा अपडेट यह है कि इस साल के बजट में सरकार ने इस फंड के लिए 2000 करोड़ का अतिरिक्त एलोकेशन किया है। यह पैसा इसलिए दिया गया ताकि छोटे उद्योगों को लगातार इक्विटी सपोर्ट मिलता रहे और उन्हें पैसे की कमी न हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये निकल कर आती है कि इसी बजट में सरकार ने एक नई पहल यानी न्यू इनिशिएटिव की घोषणा करी है, जिसका नाम है एमएसएमई ग्रोथ फंड। इस फंड का साइज जो है वो 10,000 करोड़ का होगा। इसका लक्ष्य है भविष्य के एमएसएमई चैंपियंस तैयार करना। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2021 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट 2026-27 में प्रस्तावित डेडिकेट केमिकल पार्क्स किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? तो डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स की बात हो रही है, प्लग एंड प्ले मॉडल पर बनाए जाएंगे। प्लग एंड प्ले मॉडल को यहाँ पर रटने की बजाय हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक ऑफिस खोलना है। अब 2 रास्ते हैं, या तो आप खाली जमीन खरीदे, उस पर बिल्डिंग बनवाए, बिजली पानी का कनेक्शन ले जिसमें महीनों लग जाते हैं, या फिर आप एक ऐसा फर्निश्ड ऑफिस किराए पर ले सकते हैं जहां पर मेज, कुर्सी, इंटरनेट, बिजली सब कुछ पहले से तैयार है। आपको बस अपना लैपटॉप लेकर जाना है, उसे प्लग करना है और काम प्ले कर देना है। समझ गए आप? सरकार ऐसे 3 केमिकल पार्क्स बना रही है जहां पर जमीन, सड़कें, बिजली, पानी और गैस की पाइपलाइन पहले से बिछी होगी। कंपनियों को बस अपनी मशीनें लानी है और प्रोडक्ट शुरू कर देना है। इससे फैक्ट्री शुरू करने में समय और पैसा दोनों कम लगेंगे। बजट 2026-27 में सरकार ने इसके लिए 600 करोड़ का फंड रखा है। यह पहली बार है जब केमिकल पार्क्स के लिए अलग से डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है डोमेस्टिक केमिकल प्रोडक्शन को बढ़ाना ताकि हमें विदेशों से केमिकल न खरीदना पड़े, यानी हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी
आयात पर जो निर्भरता है वो कम हो सके। तो प्लग एंड प्ले मॉडल, आओ और काम शुरू करो, कोई भी झंझट नहीं। सिंपल, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। बजट 2026-27 में कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो फ्रेंड्स, जिस तरह एलोपैथी के लिए हमारे पास एम्स जैसे बड़े संस्थान हैं, वैसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में पूरे भारत में सिर्फ एक ही ऑपरेशनल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026-27 में सरकार ने 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। कितने? 3। आज दुनिया भर में लोग नेचुरल लाइफस्टाइल और आयुर्वेदा की तरफ लौट रहे हैं। भारत को इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए ये संस्थान बहुत ही जरूरी होंगे। जैसे एम्स में एडवांस रिसर्च और इलाज होते हैं, वैसे ही ये नए संस्थान इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा में एडवांस रिसर्च और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रदान कर पाएंगे। यहाँ पर सरकार सिर्फ नए संस्थान ही नहीं, सरकार ने पूरे आयुष सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए बहुत ही ठोस कदम भी उठाए हैं। इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली बात, केयर गिवर्स की ट्रेनिंग। सरकार का लक्ष्य है कि सिर्फ अस्पताल बनाना नहीं, बल्कि वहां पर काम करने वाले लोगों को भी तैयार करना। इसलिए अगले साल 1.5 लाख केयर गिवर्स यानी देखभाल करने वाले सहायकों को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा, दुनिया भर से लोग इलाज के लिए भारत आते हैं, इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाने जा रही है। एंड तीसरा, जामनगर का अपग्रेडेशन। गुजरात के जामनगर में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थित है। बजट में इस सेंटर के अपग्रेडेशन का प्रस्ताव दिया गया। इससे होगा यह कि भारत का जो पारंपरिक आयुर्वेद का ज्ञान है वह दुनिया के सामने और भी आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से पहुंच पाएगा। तो सरकार अब आयुर्वेद को सिर्फ घर के नुस्खों तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि इसे एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रही है। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कितने स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? 3। अगला क्वेश्चन आता है, खेलो इंडिया मिशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है? तो फ्रेंड्स, स्पोर्ट के शौकीनों के लिए यह बजट बहुत ही खुशखबरी लेकर आया। फाइनेंस मिनिस्टर ने अगले 10 सालों के लिए एक खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव रखा है। मिशन का लक्ष्य है, इसका मकसद सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि भारतीय खेलों का पूरा चेहरा बदलना, मतलब रिवैम्प करना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जमीन स्तर से छोटे उम्र के खिलाड़ियों को चुनना और उन्हें वर्ल्ड क्लास लेवल तक पहुंचाने का एक रास्ता तैयार करना। खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोचेस को भी आधुनिक तरीके से ट्रेन करना, ताकि वे खिलाड़ियों को बेहतर सिखा सके। खेलों में मॉडर्न टेक्निक और डेटा का इस्तेमाल करना, ताकि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सके। एंड नए स्टेडियम और आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाना। सरकार का मकसद स्पोर्ट फेडरेशन को बेचना या निजी हाथों में देना नहीं है, बल्कि उन्हें सरकारी सपोर्ट के जरिए ज्यादा पावरफुल और प्रोफेशनल बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे, स्पोर्ट फेडरेशन का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पोर्ट फेडरेशन, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। डी आंसर। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कितने तक बढ़ने का अनुमान है? फ्रेंड्स, ये सवाल एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक शब्द है कैपेक्स, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक पिता अपने घर के लिए रोज सब्जी और दूध लाता है, उसका रोज का खर्चा है। लेकिन जब वह अपना एक नया घर बनवाता है तो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। ये वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यह खर्च भविष्य में फायदा देगा और एक एसेट तैयार करेगा। सरकार का ऐसा पैसा खर्च होना जहां से सरकार को भविष्य में रेवेन्यू मिल सके, उसे हम क्या बोलेंगे? उस एक्सपेंडिचर को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? सरकार ने इस साल 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स प्रोजेक्ट किया है। यह पैसा देश की नींव मजबूत करने के लिए खर्च होगा। अब लगभग 53 लाख करोड़ का बजट रखा है। इसमें बहुत सारा पैसा जो होता है वो इंटरेस्ट में चला जाता है, बहुत सारा पैसा स्कीम में, सब्सिडी में चला जाता है। तो सारा पैसा जो है गवर्नमेंट का, वो प्रोजेक्ट्स में, मतलब देश की नींव मजबूत करने में तो खर्च नहीं होगा। पर्टिकुलर एक फंड होगा। वो कौन सा फंड है? वो है 12.2 लाख करोड़ रुपए। ओके, ये कहां पर खर्च होगा पैसा? तो रोड और हाईवेज पे पैसा खर्च होगा, बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाने में, नई पटरियां और मॉडर्न ट्रेनें लाने में, ब्रिजेस और पोर्ट्स बनाने में, व्यापार को आसान बनाने वाले बंदरगाह और पुल बनाने में पैसा खर्च होगा, पब्लिक हॉस्पिटल्स और स्कूल पे पैसा खर्च होगा। जब सरकार कैपेक्स बढ़ाती है तो इसका मतलब है कि देश में नए लॉन्ग टर्म एसेट बन रहे हैं, जिससे रोजगार के मौके बढ़ते हैं और देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है। तो यहां पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 12.2 लाख करोड़। नेक्स्ट, बजट 2026-27 में फिस्कल डेफिसिट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट, जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, इसका मतलब है सरकार की उधारी की जरूरत। बहुत ही सिंपल होता है, सरकार का जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है और सरकार के पास जो भी रेवेन्यू आ रहा है, उसका डिफरेंस क्या कहलाता है? फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। मान लीजिए कि सरकार की कमाई है 100 रुपये, लेकिन खर्च है उसका 110 रुपये का,
तो 10 रुपए का अंतर जो आ रहा है यही फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझा हमने। बजट 2026-27 का लक्ष्य क्या है? इस बार सरकार ने इसे जीडीपी का 4.3% रखने का टारगेट रखा है। यहां पर जो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना, ये जीडीपी के रेफरेंस में किया जाता है। और भारत की वर्तमान जीडीपी कितनी है? अभी बजट में देखें हम तो 393 लाख करोड़ रुपए की है। ओके, तो उसका अगर 4.3% आप निकालोगे तो तकरीबन 16.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। तो इतना उन्होंने राजकोषीय घाटा जो है वो रहने का अनुमान बताया है। यहाँ पर जीडीपी बेसिकली एक रेफरेंस के तौर पे लिया जाता है। बजट जो प्रस्तुत करती है गवर्नमेंट, है ना, यहाँ पर जैसे 53 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, 53.5 लाख का, तो उसके रेफरेंस में बात नहीं हो रही है, ये जीडीपी के रेफरेंस में बताया जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो इसको लेकर आप क्लियर रहिएगा, बच्चे यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए मार्केट से क्या करती है? बोरोइंग करती है या फिर बॉन्ड्स जारी करती है। अगर डेफिसिट कम होता है तो देश की इकोनॉमी स्थिर होती है। सरकार जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन का पालन कर रही है। तो ध्यान रखिएगा 4.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो गवर्नमेंट ने उस समय 4.5% का लक्ष्य लिया था, उसको अभी रिवाइज करा है। कितना कर दिया इस बजट में? पिछले साल के लिए वो 4.4 कर दिया है। तो इसको भी आप थोड़ा क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है 26-27 का, उसके लिए फिस्कल डेफिसिट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? 4.3%। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस पर लगने वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी किस दर तक बढ़ने का प्रस्ताव किया गया? जिनको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बहुत अगर ज्ञान है वो बड़ा आसानी से समझ पाएंगे इसको। एसटीटी क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाली सिक्योरिटीज की खरीद बेच पर लगाया जाता है। पहले ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.10% और एक्सरसाइज पर 0.125% टैक्स लगता था। अब बजट 2026-27 में इसे बढ़ाकर दोनों ही मामलों में 0.15% कर दिया है। मान लीजिए आप शेयर बाजार के डेरिवेटिव्स मार्केट मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अब आपको हर ट्रांजैक्शन पर पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा टैक्स देना होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेरिवेटिव मार्केट के ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करना और बाजार में स्थिरता लाना। तो स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन पर अब नया एसटीटी रेट हो गया है 0.15%। नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स किन 2 स्थानों को जोड़ेंगे? फ्रेंड्स, रेलवे के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कदम है। यहाँ पर एक टर्म है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसको आसान भाषा में समझते हैं, पटरियों का ऐसा जाल जहां पर सिर्फ मालगाड़ियां चलेगी, कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं होगी। इससे माल ढुलाई बहुत ही तेज और सस्ती हो जाती है। बजट में प्रस्तावित ये नया कॉरिडोर भारत के पूर्व में दानकुनी पश्चिम बंगाल को पश्चिम में सूरत गुजरात से जोड़ेगा। यह कॉरिडोर ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को मजबूती देगा। आप ऐसे समझिए कि बंगाल का सामान अब और भी तेजी से गुजरात के बाजारों तक पहुंचेगा। दानकुनी से सूरत, यही है नया ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। सी आंसर। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत हिस्सेदारी 2047 तक कितनी बढ़ाई जाएगी? तो फ्रेंड्स, भारत की विशाल समुद्री सीमा का फायदा उठाने के लिए सरकार ये कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लेकर आई है। क्या है इसका लक्ष्य? फिलहाल हमारे देश में समुद्री रास्तों से माल की ढुलाई यानी कार्गो शेयर सिर्फ 6% है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक इसे बढ़ाकर 12% कर दिया जाए। क्यों जरूरी है? सड़क या फिर रेल के मुकाबले पानी के रास्ते सामान भेजना बहुत ही सस्ता पड़ता है, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है, माल ढुलाई का खर्च, वो कम हो जाता है। यह सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यानी पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रदूषण जो होता है वो कम होता है। तो 2047 तक समुद्री रास्ते से व्यापार को 6% से सीधा डबल यानी 12% पर ले जाने की बात करिए। तो 6 से 12%। देखिए, मैं हर एक यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े, है ना। एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आज के दौर में फ्रेंड्स, आपके स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट कार तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज का दिमाग एक छोटी सी चिप होती है, जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की बात हो रही है। तो क्या है ये? सरकार ने इस मिशन को मंजूरी दी है ताकि इस सेक्टर की ग्रोथ को और तेज किया जा सके। ये इसके पिछले फेज 1 की सफलता पर आधारित है। सरकार ने इस मिशन के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन किया है। इसका मुख्य लक्ष्य है भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करना, इसमें सप्लाई चेन को मजबूत करना और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि भारत चिप बनाने के मामले में दुनिया का हब बन सके। सिंपल वर्ड में, भारत अब सिर्फ चिप का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि खुद बड़ी मात्रा में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करेगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ। सी आंसर।
अगला आता है कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजेस में स्थापित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब, गेमिंग या फिर एनिमेशन में रुचि रखते हैं तो ये घोषणा आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। सरकार ने 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का फैसला किया है। ये मुख्य रूप से AVGC सेक्टर के लिए है, जिसका मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में क्रिएटिव स्किल को बढ़ावा देना ताकि वे डिजिटल दुनिया के लिए कंटेंट तैयार कर सके। भारत के AVGC इकोसिस्टम को दुनिया के मुकाबले खड़ा करना, युवाओं को रोजगार के काबिल बनाना, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में लाखों नौकरियां होगी। अब स्कूलों और कॉलेजेस में ही बच्चों को यूट्यूब वीडियो बनाने, गेम डिजाइन करने और एनिमेशन बनाने की आधुनिक ट्रेनिंग मिल सकेगी। तो 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजेस में। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है SASCI स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत राज्यों को कितनी सहायता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर SASCI का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी विकास कार्यों के लिए आर्थिक मदद देती है। बजट 2026-27 में सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ का भारी भरकम फंड रखा है। इसका फायदा क्या होगा? इस पैसे से राज्य सरकारें अपने यहाँ पर नई सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल ये सब बनवा सकेगी। आप इसे राज्यों के लिए एक तरह का प्रोत्साहन मान सकते हैं ताकि वे अपने इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत कर सके। तो इस स्कीम के तहत राज्य को कितनी सहायता दी जाएगी? 2 लाख करोड़ रुपए की। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम का आउटले कितना है? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर बड़ा दाव लगाया है। अगले 5 सालों के लिए इस स्कीम का कुल आउटले मतलब बजट 20,000 करोड़ का रखा गया। बड़े कारखानों और बिजली घरों से जो कार्बन एमिशन मतलब धुआं निकलता है, यह तकनीक उसे वातावरण में घुलने से पहले ही कैप्चर यानी पकड़ लेती है। फिर इस कार्बन को या तो दोबारा इस्तेमाल किया जाता है या फिर जमीन के नीचे सुरक्षित स्टोर कर दिया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत के क्लाइमेट गोल्स को पूरा करना और प्रदूषण को जड़ से कम करना। प्रदूषण के खिलाफ यह सरकार की 20,000 करोड़ वाली फिल्टर स्कीम है। सी आंसर। बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे अब बुलेट की रफ्तार से दौड़ने की तैयारी में है। बजट 2026-27 में सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इन 7 रूटों में सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली से वाराणसी वाला रूट। इसके अलावा मुंबई, पुणे और हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे रूट्स भी शामिल हैं। इन हाई स्पीड कॉरिडोर का मकसद शहरों के बीच की दूरी को कम करना है और यात्रियों को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल यानी पर्यावरण के अनुकूल तेज सफर की सुविधा देना है। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि बड़े शहरों के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाएगी। दिल्ली से वाराणसी का सफर जो है बुलेट ट्रेन की स्पीड वाला होने जा रहा है। तो दिल्ली से वाराणसी, यहाँ पर ऑप्शन सी। बजट 2026-27 के अनुसार डेट टू GDP रेशियो कितना अनुमानित है? तो फ्रेंड्स, ये आंकड़ा देश की उधारी और उसकी चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। डेट टू GDP रेशियो यह हमें बताता है कि देश की कुल कमाई GDP के मुकाबले सरकार पर कुल कितना पब्लिक कर्ज यानी उधार है। 2026-27 के लिए इसे 55.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर पिछले साल 2025-26 से तुलना करें तो जहां पर 56.1% था, तो इस बार इसमें कुछ कमी आई है। कितना हो गया? 55.6%। इस रेशियो का कम होना यह दिखाता है कि सरकार पर उधारी का बोझ धीरे धीरे कम हो रहा है, जो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा संकेत भी है। तो 55.6%। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज यानी हमारे गांव आत्मनिर्भर बने। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को समर्थ 2.0 मिशन के साथ जोड़ दिया है। यह योजना खादी, हथकरघा मतलब हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट पर आधारित है। सरकार अब इन्हें सिर्फ हमारी सांस्कृतिक पहचान नहीं मानती बल्कि इन्हें एक मजबूत लाइवलीहुड मॉडल यानी कमाई का जरिया भी बनाना चाहती हैं। इसमें अब पारंपरिक धागों के साथ साथ मैन मेड और न्यूएज फाइबर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही कारीगरों को टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स और सबसे ज़रूरी मार्केट कनेक्ट, बाजार से जुड़ाव, इसकी सुविधा दी जाएगी। एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मान लो किसी गांव में एक बुनकर हाथ से साड़ियाँ बनाता है। पहले वह सिर्फ स्थानीय बाजार पर निर्भर था, लेकिन अब समर्थ 2.0 मिशन के जरिए उसे आधुनिक डिज़ाइन की ट्रेनिंग मिलेगी। उससे उसका उत्पाद जो होगा उसको बड़े शहरों के शोरूम्स या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ा जाएगा। इसका मकसद है गांव के हुनर को ऑर्गेनाइज सपोर्ट देना ताकि वहां के लोगों का रोजगार और इनकम दोनों बढ़ सके। तो यहाँ पर समर्थ 2.0 मिशन। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए
67,670 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि अलोकेट की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल से जल यानी हर घर जल पहुंचाना। पहले गांव की महिलाओं को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब इस मिशन के जरिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सीधे उनके घर तक पहुंचाने की तैयारी है। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि पानी से होने वाली बीमारियां भी कम होगी। तो 67,670 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया जल जीवन मिशन को। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन VBG राम जी का एलोकेशन कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सवाल आपके एग्जाम के लिए मैं बोल सकता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। हम बात कर रहे हैं VBG राम जी मिशन की। दिसंबर 2025 में पास हुए इस एक्ट के जरिए इस मिशन ने अब मनरेगा की जगह ले ली है, यानी अब मनरेगा को इसी नए नाम और नए नियमों के साथ जाना जाएगा, VBG राम जी। सरकार ने इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब इस योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों के अनस्किल्ड मैनुअल वर्क यानी बिना किसी विशेष हुनर वाले शारीरिक श्रम की गारंटी दी जाएगी। पहले यह गारंटी सिर्फ 100 दिनों की हुआ करती थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 125 दिन कर दिया। इसे संसद में हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रस्तुत किया था। अब मनरेगा जो है क्या बन गया है? VBG राम जी, और गारंटी है 125 दिनों के काम की। ध्यान रखिएगा, बजट 2026-27 में कितना एलोकेशन मिला है? 95,692 करोड़। बायोफार्मा शक्ति क्या है? तो बायोफार्मा शक्ति की बात हो रही है। इसका पूरा नाम है बायोफार्मा स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसका सीधा सा लक्ष्य है भारत को बायोफार्मा प्रोडक्ट के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ये मुख्य रूप से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स पर काम करेगा। बायोलॉजिक्स का मतलब है जटिल बीमारियों के लिए वैक्सीन और जीन थेरेपी, और बायोसिमिलर्स महंगी दवाओं के सस्ते विकल्प। सरकार ने इसके लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का खर्च का प्लान बनाया है। यह भारत की वह शक्ति है जो हमें दुनिया के लिए दवाइयां बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री बना देगी। तो बायोफार्मा शक्ति क्या है? बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव, सी आंसर। अगला क्वेश्चन जो है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शी मार्ट्स क्या है? शी मार्ट्स इसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स। ये जो पहल है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिर्फ कर्ज लेने वाली महिलाओं से आगे बढ़ाकर उन्हें खुद एंटरप्राइज ओनर्स यानी बिजनेस का मालिक बनाने के लिए शुरू की गई है। आपने लखपति दीदी प्रोग्राम के बारे में तो सुना होगा। ये पहल उसी की जबरदस्त सफलता पर आधारित है। शी मार्ट्स के जरिए ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए सामान को एक ऐसा मार्केट प्लेस बाजार मिलेगा जहां वे अपने प्रोडक्ट को सीधे बड़े लेवल पर बेच सकेगी। शी मार्ट्स मतलब ग्रामीण महिलाओं के हुनर को बाजार से जोड़ना। क्लियर? तो यहां पर पूछा गया शी मार्ट्स क्या है? मार्केट प्लेस फॉर रूरल वुमेन लेड एंटरप्राइजेस, सी आंसर। PM सेतु स्कीम का कौन सा उद्देश्य इनमें से नहीं है? बजट में PM सेतु स्कीम के लिए 6,141 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। PM सेतु में सेतु का मतलब होता है एक ब्रिज जो आपकी पढ़ाई और ट्रेनिंग को सीधे इंडस्ट्री की डिमांड से जोड़ता है। ये जो स्कीम है इसका काम क्या है? ITI सिस्टम को पूरी तरीके से इंडस्ट्री लेड मॉडल में बदलना, यानी वही सिखाया जाएगा जिसकी कंपनी को जरूरत है। करिकुलम और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना ताकि आप पुरानी मशीनों की जगह पर नई टेक्नोलॉजी पर सीखें। इस स्कीम का पूरा फोकस युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी यानी उन्हें नौकरी के काबिल बनाने पर है। इसका खेती की सब्सिडी से कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में ये दे रखा है कृषि सब्सिडी वितरण। तो पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है? एग्रीकल्चर सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, डी आंसर। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अपग्रेड करके कौन सा नया संस्थान बनेगा? फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट को अब अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी NIH बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन को और ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना। सरकार चाहती है कि यहाँ की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रहकर स्किल और एम्प्लॉयमेंट पर आधारित हो। ये नया संस्थान एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज यानी पुल की तरह काम करेगा। मान लीजिए पहले होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई में पुरानी तकनीकें सिखाई जाती थी, लेकिन अब इस नए संस्थान में आपको ग्लोबल लेवल की लेटेस्ट सर्विसेज और मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाएगी, जिससे छात्रों को दुनिया भर में बेहतरीन नौकरियां मिल सके। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, सी आंसर। इंडियाज 8th नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भारत के किस रीजन में स्थापित किया जाएगा? तो NID भारत में डिजाइन की पढ़ाई के लिए सबसे प्रतिष्ठित यानी प्रीमियम संस्थानों में माने जाते हैं। बजट 2026-27 में भारत का 8वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह संस्थान भारत के ईस्टर्न रीजन यानी पूर्वी भारत में बनाया जाएगा। वर्तमान में भारत के कुल 7 NID हैं, जो कि अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु,
हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम में स्थित हैं। इन सभी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। पूर्वी क्षेत्र में यह नया NID वहां के डिजाइन इकोसिस्टम को मजबूत करेगा और स्थानीय कलाकारों और युवाओं को इनोवेशन और रिसर्च के नए मौके देगा। तो ईस्टर्न, डी आंसर। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होने वाला है। यह समिट भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य मकसद है बिग कैट्स जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, इनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन पर पूरी दुनिया का सहयोग बढ़ाना। यह समिट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ा हुआ है। इसका पहला समिट जो है वो भारत में आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। बजट 2026-27 में ग्लोबल बिग कैट समिट की बात कही गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, द इनकम टैक्स एक्ट 2025 किस तारीख से प्रभाव में आएगा? तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पिछले साल यानी अगस्त 2025 में संसद द्वारा पास किया गया था। लोकसभा ने इसे 11 अगस्त और राज्यसभा ने 12 अगस्त को मंजूरी दी थी। इसके बाद 21 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी यानी प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला। भले ही ये कानून 2025 में बन गया था, लेकिन यह प्रभाव में 1 अप्रैल 2026 से आएगा। भारत में सरकार का नया साल यानी फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसलिए टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव भी इसी तारीख से लागू किए जाते हैं। अब तक हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पालन कर रहे थे, लेकिन अब नया दौर शुरू हो रहा है। नया कानून, नया फाइनेंशियल ईयर और तारीख 1 अप्रैल 2026। तो कब से प्रभाव में आएगा? 1 अप्रैल 2026। इसको लेकर भी बजट में बात कही गई, ध्यान रखिएगा, डी आंसर। अगला आता है, संडे को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, भारत के इतिहास में संडे को बजट पेश करने की यह सिर्फ दूसरी घटना है। पहली बार यह कारनामा यशवंत सिन्हा जी ने किया था। 28 फरवरी 1999 को रविवार होने के बावजूद संसद में यूनियन बजट प्रस्तुत किया था। सामान्य तौर पर बजट हमेशा एक वर्किंग डे, कामकाजी दिन पर ही पेश किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे संडे को भी रखा जा सकता है। 1999 के बाद अब सीधा 2026 में निर्मला सीतारमण जी ने इसे संडे को पेश किया है। पहला पूछे तो जवाब होगा यशवंत सिन्हा, दूसरा पूछे तो जवाब होगा निर्मला सीतारमण। ओके, बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार के खर्च एक्सपेंडिचर का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सरकार का सबसे ज्यादा पैसा कहां पर खर्च होता है? तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पैसा राज्यों को उनके टैक्स शेयर के रूप में जाता है, 22%। तो सबसे ज्यादा पैसा तो यहां चला गया। दूसरे नंबर पर आता है इंटरेस्ट पेमेंट, तीसरे नंबर पर आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और चौथे नंबर पर आता है रक्षा मतलब डिफेंस, जो कि लगभग है 11%। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ता हुआ क्रम हमको देखना है, पहले रक्षा, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना, फिर इंटरेस्ट पेमेंट 20% के आसपास और फिर राज्यों का हिस्सा 22%। अगला है, बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस कर लिया, कमाई भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो आता है बोरोइंग से, उधार और अन्य देयताएं, जो सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह है लगभग 24%। इसके बाद सरकार को आय होती है इनकम टैक्स से, सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा 21%। तीसरे नंबर पर आता है कॉर्पोरेट टैक्स, यहां से गवर्नमेंट को 18% इनकम होती है। एंड लास्ट में चौथे नंबर पर GST, 15% इनकम यहां से प्राप्त होती है। तो सीक्वेंस क्या बना? GST, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, फिर आएगा इनकम टैक्स एंड देन फिर आएगा हमारा बोरोइंग्स। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी रूप में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लास्ट में क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 को पेश किया। ये उनका लगातार कौन सा बजट था? तो जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस लेक्चर के दौरान मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे बजट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट MCQ कंप्लीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कस करके सॉल्व किया है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा। बजट से रिलेटेड डिटेल वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा, जहां पर हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कह सकते हैं कि बजट का पूरा सार हम डिस्कस करेंगे, तो वो एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा। जल्दी वो चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप उसको डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्रेजी जीके ट्रिक बजट करके 2026-27, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। अच्छे से दोनों वीडियो देख के जाइएगा। बजट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और अभी आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक प्रकार से बोनस है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।